जर्नल एंट्री क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, एक चीज़ हम समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंट्स क्या होती है, पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, आप लोगों को याद होना चाहिए। अकाउंट्स क्या होती है, बोलो एक वर्ड में बोलना है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छे से याद आना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है। मतलब जैसे हम लोग आप एक दूसरे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे अकाउंट्स कैसे कम्युनिकेट करता है। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है ना सर, मतलब कि बिजनेस को हम एक बंदा मान ले तो ये किस भाषा में बात करता है सर, अकाउंट्स की भाषा में बात करता है। इसको एक ही लैंग्वेज आती है, जैसे हमें आती है हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कुछ लोगों को पंजाबी आती होगी, कुछ लोगों को क्या कहते हैं हरियाणवी आती होगी, तो ये सब क्या है, लैंग्वेज है। हम लोग इससे एक दूसरे के थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं, है ना। ऐसे ही बिजनेस के थॉट्स, बिजनेस अपने थॉट्स कैसे कम्युनिकेट करता होगा, सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, अकाउंट्स। उसको एक ही लैंग्वेज आती है और वो दूसरी लैंग्वेज को सीख सकता है क्या, नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तो अगर वो एक लैंग्वेज है, क्या बोला मैंने, अगर वो एक लैंग्वेज है तो अब इसको सबसे पहले आज हम लिखना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम राइटिंग, है ना, राइटिंग बोलते हैं। और हम अकाउंट्स की लैंग्वेज बोलेंगे, इसको हम क्या सीख रहे हैं, रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग किसकी, अब बिजनेस को क्या लिखने की जरूरत है। बिजनेस ना अपने किए हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, जल्दी बोलो। बिजनेस अपने किए हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। और ट्रांजेक्शन बोले तो कौन सी वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता होगा सर, बीटी को रिकॉर्ड करता होगा। किसको रिकॉर्ड करता है, अपनी बीटी, ठीक है ना। और बीटी बोले तो बैड ट्रिप नहीं सर, क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सर अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो इसका हम लोगों ने बनाया है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनाया था, एक पहले, अब ये समझो, सबसे पहले आएगी एक बीटी। सर ये बीटी क्या होती है, आप लोगों को याद है क्या बीटी क्या होती है, आ जाओ एक बार इसको दोबारा से डिफाइन करते हैं। बीटी क्या होती है, बहुत बढ़िया, इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटफ्लो किसका, कैश का, मेड या प्रोबेबल। सही है क्या, हो गया या होने वाला है, दोनों ही चीजों को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दोनों ही चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बीटी आएगी तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो क्या बीटी हुई है या नहीं हुई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आप बताना बीटी है या नहीं। मैंने ना अपने एम्प्लॉय को अप्रेजल दिया, शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम करा, बताओ क्या ये बीटी है, नहीं। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसके अंदर ना ही पैसे का आना हुआ है, ना ही पैसे का जाना हुआ है, ना ही मेड है या फिर प्रोबेबल। अब दूसरी चीज, मैंने कहा शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम करा, मैं तुझे 1000 रुपए का इनाम दूंगा इस महीने की सैलरी में ऐड करके। अब बताओ, इज इट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए एक आउटफ्लो प्रोबेबल हो गया, क्योंकि मुझे इस महीने की एंड पर उसको सैलरी में 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। डन होगी बात, इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। सर बीटी आई और बीटी पे क्या हुआ, अब हमें उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, पढ़ना कैसे, समझना कैसे है। तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके भी दो पहलू बना देंगे। कितने बना देंगे, दो। सर दो इम्पैक्ट्स देखेंगे, इम्पैक्ट्स क्या देखेंगे, यहाँ पे इम्पैक्ट फेस हो गया, या फिर इम्पैक्ट नहीं बोलेंगे, हम लोगों ने इसको क्या बोला था, क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बीटी। कितने पार्ट्स में, इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स बनाओगे, जल्दी बोलो सर, 2 पार्ट बनाओगे। 2 पार्ट कैसे वाले, आप समझना, 1 मिनट देना मेरे को जरा, मैं शेप चेंज कर लूँ इसको थोड़ी सी। हम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ वैसे मुझे याद है। चलो, एक यहाँ और एक यहाँ, समझना। जैसे ही आपके पास बीटी आई, आप क्या करोगे, बीटी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बीटी करोगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ बीटी करके आप क्या देखने वाले हो, आपको 2 शक्लें नजर आनी चाहिए। एक शक्ल आपकी ऐसी बन रही होगी जहां पर आप बड़े खुश हो रहे होगे, मजे आ गए भैया, ठीक है। और दूसरी शक्ल आपकी कैसी बन रही होगी, मैंने कहा यहां पर आप थोड़े सैड हो रहे होगे, ठीक है। सिर्फ ऐसे हम लोगों ने समझने का तरीका। वैसे आप क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ओवर द बिजनेस एंड देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द बिजनेस। इतनी बात क्लियर होती है कि सब लोगों को समझ में आती है, हम लोगों ने इसको सीखा हुआ है। अब सर जैसे कि फिर चलो पहले एक बार फ्लो बनाते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स को, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक्स प्रोबेबल बन सकते हैं हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझ के चलेंगे, ठीक है। तो पहले आई बीटी, बीटी आई, बीटी के बाद हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे करना है, अभी मैं इसको होल्ड पे डालना, इसको बहुत डिटेल में अभी हम लोगों ने करना है।
ठीक है, बस आप इतना याद रखना क्लासिफिकेशन करना है, सेकंड स्टेप आपका क्लासिफिकेशन। अब जैसे ही क्लासिफिकेशन हो गया तो आप इन दोनों पे चेक करोगे, चेक लगाओगे। क्या लगाओगे जल्दी बोलो? एक चेक लगाओगे। चेक क्या है कि भाई साहब ये जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों पे इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट क्या करोगे, इसको चेक करोगे। इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। ये भी किसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ये भी किसी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। देखो हर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं बिजनेस के, वो हम किसी में जाके लिखते हैं, और जिस चीज के अंदर जाके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। आप लोगों ने बिजनेस टर्म्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। और उस अकाउंट के अंदर अब उस अकाउंट को आप आइडेंटिफाई करोगे, इज इट अ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, दूसरे वाले में भी इज इट अ एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में है? एक बार मैं दोबारा कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड 1 सेकंड में रन होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ, ये इम्प्लांट कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ कि ये 1 सेकंड में क्लिक दबाया, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, एक कमांड सेट कर दी, क्लिक दबाया, तभी के तभी रन हो जाती है। ऐसा ही होता ना, आपको भी ये फीचर सॉफ्टवेयर में अपने सेट कर देना है। इसको क्या पहले आएगी बीटी, पहले चेक करोगे बीटी है कि नहीं, ठीक है, बीटी पता चलेगी। जनरली आपको क्वेश्चन में बीटी ही लिख के देते हैं। उसके बाद आपको लगाना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फटाफट से पॉजिटिव नेगेटिव देख डाला। उसके बाद आप चेक लगाओगे, उसको अकाउंट, उसके अकाउंट का नेचर चेक करोगे, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। और उसके बाद अब हम अपना वो रूल याद करेंगे। रूल याद करेंगे आप दोनों के लिए, वो होमवर्क है, मैंने तेरे को तो दिया था शायद, होमवर्क नहीं करा, नहीं करा, अब करके आओगे। 4 पेज का होमवर्क रहेगा, जो मैं अभी आपको रूल लिखवा रहा हूँ। आप लोगों ने कर लिया तो आपको लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखना, अब आप रूल लगाओगे। रूल क्या लगाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर मैंने कहा बिजनेस में 4 ही चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। किसी को इन चारों में से किसी चीज के बारे में पूछने की रिक्वायरमेंट कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है? नहीं, जनरली आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा आपको रूल क्या याद करना है? एसेट, साथ में बोलोगे, एसेट और एक्सपेंस एक जैसी चीज है। क्या बोला मैंने? एसेट और एक्सपेंस एक जैसी चीज है। बढ़ेंगे तो क्या ही होंगे सर? डेबिट ही होंगे। क्या होंगे? जल्दी बोलो, डेबिट होंगे। यानी कि अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो आपके पास ये वाला अकाउंट आया। ये अकाउंट पता है किसका था? लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये अकाउंट था मशीनरी का अकाउंट निकल के आया। मशीनरी का अकाउंट निकल के आया। मशीनरी क्या है हमारे लिए? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? एसेट है सर, हमारा एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है? मशीनरी खरीदी है सर हमने, तो बढ़ रहा होगा। तो मशीनरी खरीदी है, अगर बढ़ रहा होगा तो हमें मशीनरी अकाउंट को क्या करना होगा सर? डेबिट करना होगा। जाके क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। मशीनरी खरीदोगे, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। डन हुई बात? यहाँ तक अपने दिमाग में फिल्टर करके चलना है सारी चीजें। इसके बाद मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। पहले रूल याद करेंगे दोबारा से। एसेट और एक्सपेंस एक जैसी चीजें, बढ़ते हैं तो क्या ही होते हैं? डेबिट ही होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट ही होते हैं। साथ में लायबिलिटी और इनकम एक जैसी चीज है। इन दोनों का नेचर भी एक जैसा ही होता है। बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? इनको क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब पता है क्या है? एसेट का उल्टा कर दो। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो ये क्या होगा? घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। घटेगी तो क्या हो जाएगी सर? डेबिट हो जाएगी। इनकम बढ़ती, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, खराब हो जाएगा। धो एक और बार धो। यार एक काम कर, यहाँ ठंडे पानी लो तो ठंडे पानी की छींटे मार, ठीक हो जाएगा। क्या चला गया? आंधी में मिट्टी, मतलब वो बाहर आंधी चलते रहे। अच्छा कोई बात नहीं। तुम्हारा स्कूल कौन सा है? कब शुरू हो गया था? अभी हुआ है? जब बढ़िया 1 महीने मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने शुरू कर दिया था। है ये बढ़िया स्कूल होते हैं जो जल्दी शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, यही फायदा है कि 2 जगह समझ में आए तो भी बढ़िया है। चलो, ऐसे कुछ पढ़ाया था, ऐसे कुछ था और कुछ अलग था? जनरल एंट्री में हाँ, मतलब ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। बट ये है कि हाँ
यहाँ से भी करेंगे तो भी समझ में आएगा, इसकी कोई श्योरिटी है, क्योंकि उसका और इसका कोई ऐसा कोई खास, ये है डबल एंट्री सिस्टम। ये जो ये है ना, ये जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे ये डबल एंट्री है कि दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे ना जब इस चीज़ों को, यही है डबल एंट्री। ठीक है, चलो तो अब सुनना मेरी बात। सर एसेट और एक्सपेंस एक जैसी चीज़ें बढ़ेंगे तो डेबिट ही होंगे, और लायबिलिटी और इनकम एक जैसी चीज़ें बढ़ेंगे तो क्रेडिट ही होंगे। और सर अगर वाइस वर्सा मतलब सर एसेट घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी घटेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इनकम घटेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। साथ में एक्सपेंस घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं इसको एक और समराइज्ड मैनर में आप लोगों के साथ लिखना चाहूंगा, इसको एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, आ जाओ एक सेकंड देना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सर एसेट है या एक्सपेंस है, ठीक है, और लायबिलिटी है या फिर इनकम है। और एक लिखते हैं हम यहाँ पर इंक्रीज, इस पेन से मजा नहीं आएगा, ये लिखते हैं। एक लिखते हैं यहाँ पर इंक्रीज और एक लिखते हैं डिक्रीज। अब आप लोग मुझे बताने वाले हो, देखना सर एसेट और एक्सपेंस दोनों एक जैसी चीज थे, तो बढ़ते हैं तो क्या होता है, जल्दी बोलो सर, वो डेबिट ही होता है। और साथ में एसेट और एक्सपेंस एक जैसी चीज अगर घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, सर क्रेडिट हो जाएंगे, उल्टा कर सिंपल। सर लायबिलिटी और इनकम एक जैसी चीजें बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी और इनकम एक जैसी चीजें अगर घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट यही है बस हमारे पास। ठीक है सर, ये क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या होता है, कभी ए को ए क्या बोलते हैं, सुना पूछा है कि एसेट डेबिट हुआ तो डेबिट ही क्यों हुआ। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ए को ए ही क्यों बोला। तो ये दोनों एक जैसी चीज़ है, ऐसा रूल बनाया गया है कि हम कुछ जो पॉजिटिव नेचर की चीज़ होंगी उनको हम डेबिट मारेंगे, जो नेगेटिव नेचर की चीज़ें होंगी उनको क्रेडिट मारेंगे। इस टाइप से कुछ बातें होती हैं। ठीक है, चल अब मैं आपसे इसके आगे बात करता हूँ। सर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, हम लोगों ने अभी क्या करा, अभी हम लोगों ने क्या करा हम इसको समझते हैं। मैंने कहा कोई बीटी होगी, उस बीटी के दो हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे, दो हिस्से करके दोनों हिस्सों को अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसेट है, लायबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस है। पहले आपको करना सीखना, उसके बाद ही आप जर्नल एंट्री बना पाओगे। उसके बाद मैंने कहा दोनों हिस्सों में देखेंगे एसेट है, लायबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस है, और उसके ऊपर अपना फॉर्मूला लगा देंगे। और जब हमारे माइंड में ये फॉर्मूला सेट होगा ऑलरेडी, क्या हम गलती करके आएंगे क्या, नहीं। हमें बस दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहले तो ये फॉर्मूला, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। इन दोनों चीज़ों में कोई डाउट, क्या फॉर्मूले में कोई डाउट, या फिर ये पूछने में कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस क्या होता है। बहुत सिंपल है, एसेट क्या होता है हमारा, ऐसी चीज़ है जिस पर हमारे पास राइट है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो दो चीज़ें मिला के एसेट बनता है। लायबिलिटी बोले तो जिसके ऊपर जो हमारे लिए ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट करे, जैसे कि अगर मैंने कहीं किसी बैंक से लोन ले लिया तो मेरे लिए तो क्या है, ऑब्लिगेशन। दूसरा इनकम की बात करें तो सर इनकम क्या है, जो मैं कमाता हूँ जो मुझे किसी को वापस नहीं करनी, समझना। सर लायबिलिटी और इनकम को आपने एक जैसी चीज़ की बोला, सर लायबिलिटी है वो भी मेरे पास कुछ पैसा आ ही रहा है। जैसे आज की बात करूँ तो लायबिलिटी में मेरे पास आज क्या होगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कल को मुझे वो वापस भी करना है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन इनकम में क्या है, वहाँ पे भी मेरे पास कुछ ना कुछ आ ही रहा है, लेकिन क्या मुझे वो कल वापस करना है, नहीं। जैसे कि मान के चलना मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे पास फीस आती है, सर मैं आपसे फीस लेता हूँ उसके बाद मैं आपको वापस भी करता हूँ क्या, नहीं। बट मैंने कहा कि अर्पण मुझे ना 1 लाख रुपीज़ की जरूरत है, मुझे ना प्लीज़ इस महीने दे दो, मैं अगले महीने आपको वापस कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड माई लायबिलिटी, क्योंकि मुझे कल वो पैसा वापस करना है। आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। चल तो ऐसे ही सर एसेट और एक्सपेंस में क्या होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, सर आउटफ्लो है। अब समझना। एसेट में क्या हुआ, सर आज आपके पास कोई चीज आ रही है और उसके लिए आप आउटफ्लो कर रहे हो, और एक्सपेंस में आपके पास एक्चुअली कोई चीज नहीं आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, सर वो क्या है, पे कर दिया, खत्म हो गया, अगले महीने फिर आएगा, फिर पे करना पड़ेगा। बट एसेट, गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी आ गई, चलेगी भाई, वो लंबे समय तक चलेगी। कुछ लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में भी होते हैं, लेकिन हाँ उसका मेरे पास फ्यूचर में भी कोई इनफ्लो होने वाला है। लेकिन एक्सपेंस की वजह से मेरे पास कोई फ्यूचर में इनफ्लो नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है कि आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे रेंट पे करा, सब लोग क्यों कहते हैं यार रेंट बड़ी अजीब चीज़ होती है, रेंट पे करते हैं तो पता है क्या होता है कि बस दे दिया वापस तो कुछ आना नहीं। कल को कोई एसेट बन रहा है क्या आपका, जैसे मान के चलो मैं ये प्रॉपर्टी है, इसका रेंट भरता हूँ 30,000 रुपीज़ में रेंट भरता हूँ इसका, ठीक है। तो बट वो 30,000 मेरा कहीं सेव हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है बस, या फिर वो वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से मुझे सर्विसेज मिल रही है बट वो एक्यूमुलेट तो कहीं नहीं हो रहा ना। अब अगर मान के चलो मैंने ये घर खरीदा होता
और लोन पे करा के ईएमआई ले ली होती, तब भी 30-40 हज़ार रुपये की ईएमआई बनती है, ऐसा मान के चलो, तो मैं 40,000 रुपये की रेंट की जगह ईएमआई पे करता। अब लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मेरा घर तो मेरा हो रहा है ना, बट यहाँ पे क्या घर मेरा हो रहा है? नहीं सर, जिस दिन जाऊँगा उस दिन खत्म कहानी। तो ये क्या है सर, यहाँ एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस यही है। कल को आपके पास कोई एसेट नहीं होगा, एक्सपेंस है। कल को आपके पास आज की डेट में एक एसेट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर सिंपल। ठीक है, चल, तो ऐसा आउटफ्लो जिसकी वजह से एसेट क्रिएट हो गया, तो वो एसेट के लिए हो गया। ठीक है, चल, इतनी बात समझ में आती है? ओके, एक बीटीआई 2 हिस्सों में बांटा। अभी मेरा आपके साथ ये वाला पार्ट पेंडिंग है, 2 हिस्सों में बांटा, ये हम सारे एग्जांपल्स के साथ करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने कहा, फिर हमने एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्लासिफाई करा, फिर हमने देखा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। डन हो गई बात यहाँ तक? ओके, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को एक जर्नल एंट्री को लिखना कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे ए लिखते हैं, तो मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया था जब हम लोग बचपन में, मैंने तो नहीं सिखाया था, किसी टीचर ने सिखाया होगा, जिसमें वो क्या करती थी, ऐसे एक डॉटेड लाइन बनी होती थी, ले बेटा। अब फिर तुमसे क्या कहा जाता था, ये डॉट मैच कर ले बेटा, ऐसे ही कुछ करते थे ना? तो मेरे को तो बहुत अच्छे से आता है। डन, ऐसे ही कुछ करते थे क्या? ये इसके ऊपर हम बस ऐसे 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 चल लिया करते थे, ऐसे यहाँ पर भी लाइनें खींचनी, यहाँ पर भी लाइनें खींचनी, और कुछ लोग इसको बोलते हैं पता नहीं क्या डब्बे डब्बे बनवाता रहता है, ऐसा कुछ है ना। सर ये डब्बे नहीं है, दिस इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। चलो, तो कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स दे रखे हैं हम लोगों को कि जर्नल एंट्री को आपको लिखना कैसे है। इतनी बात समझ में आती है? तो समझ फॉर्मेट इतना आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्लीज नोटबुक में। हम लोग जर्नल एंट्री हर चीज़ के नोट्स बना के चलेंगे, हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अब से हम लोग नोट्स बनाया करेंगे। ठीक है, अभी तक का जो था वो सब ऐसी बातें थी जो हम फोरगो कर रहे थे, इधर उधर जा रही थी, उसकी एक पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसको अपने पास रख लेना। ठीक है, बट अब से कंप्लीट नोट्स बनाया करो, क्लास में बैठ के आदत भी होनी चाहिए। इतने आप लोग लिखो, मैं पानी पी गया बस। बोरिंग लग रहा है क्या? मेड और प्रोबेबल, डन हो गया।
लिखना है, हो गया। चलो, तो अब बनाएंगे हम लोग क्या फॉर्मेट, कि हमें भाई साहब अगर किसी चीज़ को जो एक जनरल एंट्री अगर हमें कोई लिखनी है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ भी चलता हूँ, पहले मैं बना लूँ जरा। सर फॉर्मेट टू राइट जनरल एंट्री, सर जर्नल एंट्री अगर आपको लिखनी है ना तो आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए होगा। अच्छा सोचते भी चलते हैं कि फॉर्मेट में ऐसे ये चीज़ आई तो आई क्यों। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे डेट का कॉलम, मैं लाइन बाद में खींच दूंगा, ऐसा करता हूँ। सबसे पहले हम लोग पता है कौन सा कॉलम बनाएंगे, इसका डेट का कॉलम। कि भाई साहब एक बात बताओ, ये जो बीटी आपने करी है, ये जो बीटी करी है वो किस दिन करी है ये भी पता होना जरूरी है ना। देखो सब कुछ जो बहुत बेसिक है, समझने वाली है कि किस दिन पहले वो बीटी आपकी हुई। साथ में अब उसके बाद जिस एरिया में आप अपनी जर्नल एंट्री को लिखोगे, जिस एरिया में आप अपनी जर्नल एंट्री को लिखोगे उसको ऊपर आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, मतलब डिटेल्स ऑफ योर जर्नल एंट्री, ठीक है। साथ में एक कॉलम बनता है, मैं इसका मीनिंग अभी आपको नहीं समझाऊंगा, बस आप इसको बना के रख लेना। एक एलएफ का कॉलम बनता है, इसका मैं आपको मीनिंग आराम से समझाऊंगा होल्ड पे डाल के, ठीक है। बट अभी के लिए एक खाली कॉलम, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, इसमें कुछ लिखने विखने वाला नहीं है अपने पास, ये ऐसे ही रहेगा। और साथ में जोन सा अमाउंट डेबिट हुआ वो सबसे पहले आएगा, मतलब डेबिट पहले आता है और उसके बाद क्रेडिट आता है। हम डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं डीआर। सर डीआर हम पेपर में लिख के आ सकते हैं, हाँ सर आप लिख के आ सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर, ठीक है। आपको डेबिट लिखने की जरूरत, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डीआर भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्रेडिट के लिए आप यूज कर सकते हो सीआर। क्या यूज कर सकते हो सर, सीआर यूज कर सकते हो। साथ में आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है क्या, हाँ सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी टर्म्स में रिकॉर्ड होती है, रुपी डॉलर कौन सी है, लिखना तो पड़ेगा ना। तो आप उसका साइन भी लगा के आओगे कि डेबिट में अमाउंट कौन सा डाला है। तो अभी तो हम रुपी का अमाउंट बना के आ जाएंगे, यहाँ पर रुपी का साइन बना के आ जाएंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर भी आप क्रेडिट के अमाउंट्स के लिए भी क्या बना दोगे, रुपी का साइन बना दोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट परेशानी समस्या। साथ में आपको कुछ हेडिंग में भी लिखना पड़ता है। पहले मैं इसका वो डब्बा सा बना दूंगा, सर यहाँ से आपका हो जाएगा एक लाइन, जितने हैं ये इतने आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये एलएफ का कॉलम बहुत बड़ा बन गया, छोटा कर देता हूँ, कुछ लिखना है नहीं होती इसमें। आप लोग भी स्केल यूज कर लेना, 11th क्लास तक स्केल मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास में, हाँ 12th में करना है करो, नहीं करना तो नॉट मैंडेटरी। और ये फॉर्मेट अभी के लिए 11th क्लास के लिए आप पेंसिल से बनाना, मैं पैसे मना करता था हर बारी, बट अब की बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि नहीं ये स्कूल वाले थोड़ा सा तंग करते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ मैंडेटरी है नहीं, मैं इवन अपने फाइनल के पेपर में भी स्केल से वो नहीं बना के आता, मेरे पास भी अकाउंट्स है, ठीक है। तो हम लोग जब करके आए थे तो मैंने आज तक कभी भी स्केल यूज नहीं करा, ठीक है। और आई हैव स्कोर्ड ऑलवेज एग्जामिनेशन इन अकाउंट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक मिथ बना रखा है और वो मिथ चला आ रहा है। तो क्या करें, वो मिथ जैसे हमारे घरों में भी चलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो नहीं करना और ये कुछ होगा, तो दीज ऑल आर मिथ। और ये भी एक टीचर्स का मिथ है, तो अब है तो भाई हम भी फॉलो कर लेते हैं, क्या करें, क्योंकि नंबर तो हमें भी चाहिए, है ना। तो आप भी बनाना भाई ऐसे फॉर्मेट बनाना। और दूसरी चीज एक छोटी सी, ऊपर हेडिंग में ना, ऊपर हेडिंग में हम जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या बोला मैंने पहले, तो आपका ये फॉर्मेट होगा, क्या है ये फॉर्मेट, सर डेट पर्टिकुलर एलएफ, एलएफ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा ये कॉलम, ठीक है। साथ में डेबिट का अमाउंट इसके अंदर, क्रेडिट का अमाउंट इसके अंदर, फिर इसको लिखना कैसे आई विल शो यू, ठीक है। इसके बाद लेकिन आप एक चीज ध्यान रखोगे, सर जब आप फॉर्मेट बना रहे होगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आप कौन सी फर्म की एंट्रीज कर रहे हो। क्या क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो बहुत बढ़िया, जैसे मान के चलो आप ना करियर पॉइंट क्लासेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप पता है क्या लिखोगे, इन दी बुक्स ऑफ, और यहाँ पे ऐसे डैश लगाना और यहाँ लिख देते हैं हम सीपीसी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने कहा आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, इस टाइम पर सीपीसी की कर रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन दी बुक्स ऑफ करियर पॉइंट क्लासेस, क्योंकि आप लोग क्या बना रहे हो, बुक्स बना रहे हो, ठीक है। हम जो इसको बोलते हैं, जो अकाउंटिंग को रिकॉर्ड बनाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बुक्स बना रहे हैं, ठीक है।
चलो जी, इसके बाद क्योंकि हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे हम किसी कंटेंट को लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं, बुक के अंदर लिखते हैं, ऐसे ही इन दी बुक्स ऑफ, तो आपको बताना पड़ेगा आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो। अगर आप ये नहीं करते तो कम से कम आपका आधा नंबर क्वेश्चन में कट जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रख के आना है। और कुछ टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो लाइनों वाइनों के सब चीज़ों के नंबर भी काट लेते हैं, तो आपको इस चीज़ों को पहले ध्यान रखना है। तो इसलिए हम थोड़ा टाइम लगाते हैं, पहले इस चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। पहले अभी हमने क्या सीखा, फॉर्मेट सीखा, डेट आया, पर्टिकुलर आया। डेट में हमें लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली कब हुई मीटिंग, पर्टिकुलर में हम देखेंगे क्या होता है, कैसे लिखते हैं। एलएफ खाली रहेगा, बस बना के आना जरूरी है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट में डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट वाला। और डेबिट क्रेडिट में मैंने आइडेंटिफाई करना पहले ही सिखा दिया, उसके बैक फिल्टर में पता क्या चलेगा, ये चलेगा अपना, है ना। चलो अब समझना, इन द बुक्स ऑफ सीपीसी, और साथ में आप नीचे लिखोगे जर्नल, सिर्फ जर्नल, नॉट जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल लिख के आना है, ठीक है। नॉट रॉन्ग, जर्नल, ठीक है। आपको क्या लिख के आना है, जर्नल लिख के आना है, नॉट जर्नल एंट्री, क्योंकि हम इसको बोलते हैं जर्नल बुक्स, ठीक है। तो उसका नाम क्या लिख देंगे, जर्नल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, इसमें क्या डाउट है, ये वही है, ए को ए क्यों बोला, तो ये तो भाई रेड टाइम लगाना पड़ेगा, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है। चलो इसको थोड़े कॉलम को इतना बड़ा देख के मुझे मजा नहीं आ रहा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनना, अगर कोई बीटी रिकॉर्ड करनी हुई तो अच्छा पता है डेबिट वाली चीज़ कैसी लग रही है, थोड़ी दमदार चीज़ लग रही है, कैसी लग रही है, दमदार चीज़ लग रही है, डोमिनेटिंग है। डेबिट बोले तो डी बोले तो डेबिट, और डी बोले तो डोमिनेटिंग। तो डोमिनेटिंग वाली चीज़ हमेशा कैसे रहती है, ऊपर रहती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर किसका आएगा, जैसे ही आपने जर्नल एंट्री का ये जो ऊपर बीटी बनाई ना, मान के चलो आपने इस अकाउंट को डेबिट डिसाइड करा, इस अकाउंट को क्या डिसाइड करा आपने, डेबिट डिसाइड करा, तो आपको डेबिट वाली चीज़ सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद आपको कौन सी वाली चीज़ लिखनी है, क्रेडिट वाली, ठीक है। चलो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो सा भी अकाउंट का नाम होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पर तो क्या आ जाएगी, जो भी डेट होगी, डेट का फॉर्मेट कैसा होता है, डी MM और वाई, यही होता है, ये तो बताइए, ठीक है। इसके साथ आपको जब पर्टिकुलर्स के अंदर जब जर्नल एंट्री लिखोगे तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले डी बोले तो डोमिनेटिंग, इसलिए डेबिट वाला आइटम क्या आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। और ऊपर करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं ब्लैंक पता है क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये किसके लिए है, यहाँ पे हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो उनसे भी अकाउंट जो डेबिट डिसाइड हुआ है उसको हम ऊपर लिखने वाले हैं, और उसका नाम यहाँ पर आएगा। जैसे कि मान के चलो हमने अपने केस में मशीनरी अकाउंट देखा था, वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो हम यहाँ पे नाम किसका लिख देंगे, मशीनरी, और साथ में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अकाउंट। अकाउंट पूरा नहीं लिखना है, A/C करके लिखना है, कैसे लिखना है, A/C करके लिखना है, किसी को इसमें कोई परेशानी, ठीक है, रट्टा ही लगाना है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको आप फोरमोस्ट लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल मतलब इसके लेफ्ट कॉलम से बिल्कुल चिपका के एंट्री पास करना, मशीनरी अकाउंट लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट हो गया आपका, डन। अब इसके बाद मशीनरी अकाउंट, और आप इसके लिए यूज करोगे वर्ड यहाँ पर डेबिट, मशीनरी अकाउंट DR। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, डेबिट बोले तो डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग बोले तो ऊपर, सबसे पहले डेबिट आएगा, उसके साथ अब मान के चलो दूसरा एस्पेक्ट आपका क्रेडिट का होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। तो इसलिए अगर एक डेबिट का आइटम है तो एक क्रेडिट का आइटम हमेशा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्रेडिट का आइटम ना हो, डन। तो आप क्रेडिट के आइटम को कैसे लिखोगे, डेबिट का आइटम मान के चलो एक ही था, खत्म हो गया, तो आप दूसरा आइटम कैसे लिखने वाले हो, आप बिल्कुल फोरमोस्ट लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करोगे, यू मस्ट हैव टू लीव सम स्पेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ो, ठीक है, और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो। और क्रेडिट के लिए हम CR यहाँ पर यूज नहीं करते, ये ऐसा ही तरीका तो है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे आप थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, और आप क्रेडिट के लिए आप CR यूज नहीं करोगे, तो फिर क्या यूज करोगे, 2 लिखोगे, 2 क्या लिखोगे आप यहाँ पर, 2 लिख देने का मतलब ही क्या हो गया कि ये क्रेडिट की एंट्रीज स्टार्ट हो गई, और क्रेडिट में जोन सा भी अकाउंट क्रेडिट होगा आप उसको यहाँ पर पोस्ट करोगे। जैसे कि मान के चलो मशीनरी हमने खरीदी होगी, तो मशीनरी तो आई, साथ में हमने कैश दिया भी होगा क्योंकि पैसे गए होंगे। अब कैश क्या है, एसेट है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस है, एसेट है, तो कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, और कैश जा रहा है, एसेट जा रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होती है, जल्दी बोलो, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो हमें इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाके कैश अकाउंट लिख देते हैं। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी,
इजी है यहाँ तक बिल्कुल। ये लिखने का फॉर्मेट था। आप लोग कैसे लिखोगे, लेफ्ट फोरमोस्ट से स्टार्ट करोगे, उसके बाद अकाउंट लिखोगे, डेबिट लिखोगे, डेबिट वाला आइटम खत्म होगा जैसे ही, उसके बाद आप क्रेडिट स्टार्ट करोगे, बीच में स्पेस छोड़ोगे और उसके साथ टू लाओगे, यहाँ पे आप नीचे लाके कैश अकाउंट लिख दोगे। अकाउंट लगाना जरूरी है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके साथ अकाउंट लगाना जरूरी नहीं है। अगर कोई नेम है, नेम ऑफ इंडिविजुअल है, क्या बोला मैंने, कोई नेम ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर कोई नेम ऑफ फर्म है। नेम ऑफ फर्म मतलब कोई एबीसी फर्म हो गई, कोई एक्सवाईजी फर्म हो गई, तो आप उनके साथ, अरे यार ये कहाँ से चेंज हो गया मेरा, अच्छा मैं नहीं करा, ठीक है। अगर कोई नेम है ऑफ इंडिविजुअल या फिर फर्म, एग्जाम्पल में भी लिख दूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूंगा, एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान के चलो कोई XYZ फर्म है, या फिर कोई सोनू मोनू टोनू है, मतलब कोई नाम है जिससे हम डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ अकाउंट नहीं लगेगा। SUFF आता ना सफिक्स में, क्या आता ना, we did not add suffix, क्लियर है क्या? आप लोग ऐड नहीं करोगे सर, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन देखो जितनी बेसिक बातों पर ध्यान देके चलेंगे, जैसे कहते हैं ना बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना मजबूत उतनी ज्यादा बिल्डिंग ऊंची, ठीक है। तो हमें हर एक फाउंडेशन पे आराम से धीमे धीमे ध्यान देते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो भाई टाइम, ठीक है। बट जब मजा आएगा, जब आपको एक बार रियलाइज होगा कि अब तो ऐसे होने लगी ये चीजें, ठीक है। चलो अब समझना मेरी बात। तो मैंने कहा अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार रिपीट करते हैं। हम लोगों ने सीखा फॉर्मेट जर्नल एंट्री का, क्या क्या आया सर उसके अंदर, कब एंट्री हुई, कैसे एंट्री हुई मैंने आपको सिखाया, कब कैसे, और फिर ये एक खाली, फिर डेबिट और क्रेडिट, कब कैसे डेबिट क्रेडिट याद रहेगा, कब कैसे डेबिट क्रेडिट, और बीच का एक खाली कॉलम, डर होगी बात। चलो इसके बाद आप जरूर लिख के आओगे इन द बुक्स ऑफ सीपीसी। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम हैबिट बनाएंगे कि हम इन द बुक्स ऑफ सीपीसी या फिर जो भी इन द बुक्स ऑफ फॉर्म होगा वो हम लिखेंगे, और साथ में नीचे आप जर्नल डालोगे। इसके साथ मैंने आपको दो बातें और बताई कि सर इंडिविजुअल है या फर्म है, उसके साथ हम सफिक्स अकाउंट ऐड नहीं करेंगे, इतनी बात क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अब हमें जर्नल एंट्रीज सीखनी है। अलग अलग तरीके की जर्नल एंट्रीज हमारे पास आने वाली है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं वहाँ जाऊँ, मैं इससे पहले कुछ कुछ चीज़ों आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। किसी को ये लिखना है, लिखना क्या है, लिख लो, लिखना है क्या, लिख लो, ठीक है। एक बार बना लोगे फॉर्मेट तभी तो बढ़िया रहेगा बेटा, सही है। तो नींद आने लगी, डन, फॉर्मेट बन गया। चलो एक टॉपिक थोड़ा बहुत साथ साथ भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को लिख के समझ में आता रहता है उनके लिए, अगर जिनको समझ में नहीं आता तो भाई फिर रहने देना, अपने साथ रिस्क मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सो अब मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, लिखना है।
एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एक चीज़ होती है, हमें ना पहले कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी है। हमने पढ़ा है गुड्स, तो ये मतलब मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है? हाँ, हम लोगों ने सबने पढ़ा है गुड्स क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हम खरीद के लाते हैं रीसेल करने के लिए, द आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हो गया, बोर बोर हो गए हो? सही है सब, चलो। अब मैंने कहा अगर कोई भी आइटम हम लोग परचेज करते हैं किस चीज़ के लिए, रीसेल करने के लिए, हम उसको नाम क्या देते हैं, गुड्स। लेकिन पता है क्या, गुड्स के बड़े अलग अलग टाइप है। इसी ट्रांजैक्शन में गुड्स दो तरीके का दिख गया हमें यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो एक बार हम कभी गुड्स को खरीद के भी ला रहे होंगे, जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो हम उसको गुड्स के अकाउंट में डेबिट मारते, चलो ठीक है, समझ में आता है कि गुड्स आ रहा है, गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, गुड्स खरीदा तो डेबिट कर दिया। लेकिन अब गुड्स बेचा तो अब गुड्स बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, तो एसेट जा रहा है, एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सर एक बात बताओ, थोड़ी हॉच पॉच मचती हुई सी दिख रही है, और साथ में पता है यहाँ पे दो चीजें हिडन है, क्या दो चीजें हिडन है, मैं बताऊँ कौन सी, प्लीज समझना। सर कभी हम जरूरी थोड़ी है कोई चीज खरीद के लाए तो उसको हमेशा अपने पास ही रखें, कभी कभी ऐसा भी तो होता है मजा नहीं आया सामान में, इसको वापस करके आते हैं, रिटर्न मारते, रिटर्न। तो परचेज के साथ एक चीज साथ में चिपक के आती है, क्या चीज? सर मैंने कहा परचेज रिटर्न आएगी क्या? हाँ सर परचेज रिटर्न आएगी। और ऐसे ही सेल के साथ हमने कोई माल बेचा, जरूरी तो नहीं है कि सामने वाला हमेशा खरीद ले, कभी कभी तो ऐसा भी होगा रिटर्न मारेगा। तो सेल के साथ, रीसेल के साथ क्या होगा? आ जाओ एग्जांपल बनाते हैं, आ जाओ एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है। देखना एग्जांपल बनाएंगे और उसके अंदर लिखते हैं, एक XYZ फर्म है, वो पता है क्या करती है, वो क्या करती है, वो सबसे ऑब्वियसली गुड, वो उसका काम है किस चीज़ का, वही हमारा क्या कहती है, वो एसीज का काम करती है। गर्मी लग रही है ना तो एसी को याद करते हैं, है नहीं लेकिन याद करते हैं। चलो, तो एसी की कंपनी है, तो ऑब्वियसली अगर वो एसी खरीद के लाएगी या बेचेगी तो वो गुड्स में डील कर रही है, गुड्स में डील कर रही है। मान के चलते हैं, चलो 1 अप्रैल को उसने क्या करा, 1 अप्रैल 2025 को उसने क्या करा, सर उसने ना 20 एसीज परचेज करे। क्या करा उसने? 20 एसीज परचेज करे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना, ये आपको बाद में काम आएगा, कुछ चीज़ें समझाने के काम आएगा, ठीक है। 20 एसी आप लोगों ने खरीदे, लेट सपोज उसकी कॉस्ट कितने की आई, मैं यहाँ पर ना अमाउंट रुपीज़ में लिखता जाता हूँ। उसकी कॉस्ट आई आपके पास, हम लोग 20 एसी, एक एसी अराउंड 30,000 का आता है, तो 3 2 6 लाख रुपीज़ कर दे, 6 लाख रुपीज़, हम 6 लाख रुपीज़ के एसी खरीद के लाए, डन। यानी कि एट द रेट ऑफ कितना लिख दूँ यहाँ पर मैं, 30,000 ईच, सही है, समझ लो। इसके बाद फिर हमने क्या करा, अब हमारा काम इसको अपने पास लाके रखना था या फिर हम इसको आगे बेचते हैं? ऑब्वियसली आगे बेचते हैं, ठीक है। आगे बेचेंगे तो हम लोग इसको, लेट सपोज मैंने ना 10 अप्रैल 2025 को मैंने ये एसीज बेच दिए। कितने एसी बेचे मैंने इसमें से 17 एसीज बेच दिए। कितने एसी बेच दिए? 17 एसीज सोल्ड, सेल्स कर दी मैंने। अब एक बात बताना, एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैं इसको 30,000 का बेचूंगा? ना भाई, क्या फायदा फिर मेरा, मैं करने क्या आया हूँ, नहीं हम यहाँ क्या करने आए है ना। तो मैंने कहा ऑब्वियसली आई वुड नॉट सोल्ड इट एट 30,000, तो मैं इसको एटलीस्ट 35,000 का बेचूंगा या 32,000 का, बट मैं इसको 35,000 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ले लेता हूँ। कैलकुलेटर तो फिर भी खोलना पड़ेगा, 35 इंटू में 17 कर लो, कोई 23 कर सकता था, नहीं तो मैं कर ही लूँ, कैरेक्ट कर लो, मैं करता हूँ। 5,95,000 के मैंने एसीज बेच दिए, 5,95,000 के मैंने एसी बेच दिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सही है, चलो। अब मेरी बात आप लोग समझना, थोड़ी सी समझना, आगे। इसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने कहा अब पता है 17 में से कितने बचे, 3 एसी बचे। 3 में ना एक डिफेक्टिव निकल गया। क्या निकल गया? डिफेक्टिव कर दिया। तो मैंने क्या करा, 15 अप्रैल 2025 को मैंने 1 एसी फाउंड डिफेक्टिव और मैंने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। मुझे आप लोग बताओ, ये सर परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है?
परचेज रिटर्न, जो मैं खरीद के लाया हुआ था मैंने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर इसको क्या नाम दूंगा सर, इस प्यार को क्या नाम दूं, परचेज रिटर्न। चलो ठीक है, अब मैंने कहा परचेज रिटर्न। अब आप लोग मुझे बताओ मैंने कितने रुपए पे रिटर्न मारा होगा, या फिर ऐसा बोलो कि मैंने जो सामने वाले वेंडर से जिससे खरीद के लाया था वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा, 30,000 35,000 कितने, 30,000 करेगा बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि खरीद के कितने का लाए थे उतने ही पैसे वापस आते हैं। देखना कितनी कंफ्यूजन है, जब ये अलग अलग पढ़ रहे हैं तब इतनी कंफ्यूजन है। सोचो अगर इस सारे को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाए तो सोचो कितनी कंफ्यूजन बिल्ड हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको एक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, मैं वही समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, पहले समझते हैं। तो आप लोग मुझे बताना ये 1 AC जो फाउंड डिफेक्टेड था, दिस इज माय परचेज रिटर्न, तो मैंने इसको रिटर्न किस पे करा होगा, इज इट माय कॉस्ट प्राइस, इज इट माय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होगा या सेल प्राइस पे रिटर्न होगा, कॉस्ट प्राइस पे। दिमाग में बैठा ये चीज, बैठ ही रहनी चाहिए, भूल मत जाना इस चीज को, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पर, दैट इज कितना है 30,000, डन। 30,000 पे रिटर्न करा तो मेरे को वो कितने पैसे वापस करेगा, वापस कितने करेगा, 30,000 रुपए। मतलब मेरे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेरे पास से कितने के एसी वापस चले गए, 30,000 रुपए के एसी वापस चले गए, डन है। 30,000 रुपए का मतलब एक एसी वापस चला गया। अब ये गड़बड़ तो चली रही थी, तो मैंने जो 17 एसी बेचे थे ना उसमें भी एक एसी रिटर्न आ गया, एक क्या 2 एसी रिटर्न आ गए, चलो ऐसा मानते हैं। 20 अप्रैल हुई और क्या हुआ, 20 अप्रैल को मेरे पास 2 एसी रिटर्न आ गए। कितने एसी रिटर्न आ गए जल्दी बोलो, 2 एसी, 2 AC returned by the customer, 2 AC हमारे पास रिटर्न आ गए कस्टमर से, ठीक है। 2 AC जो रिटर्न आए मेरे पास कस्टमर से, अब जरूरी नहीं है वो डिफेक्टिव की वजह से आया, क्योंकि डिफेक्टिव आया तो मैंने भी वापस करा होता, बट मेरे पास सिर्फ रिटर्न आ गए। अब मुझे आप लोग बताओगे जो मैं सेल रिटर्न बुक करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल रिटर्न। इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि कस्टमर ने वापस करा तो सेल्स रिटर्न आई है। मेरा आपसे सवाल है, आप बताओ इसको कॉस्ट प्राइस पे बुक करना चाहिए या सेल प्राइस पे बुक करना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि भाई साहब जब बेचा था तो 35,000 रुपए का बेचा था। अब आज जब वो आके दुकान पे खड़ा होगा तो मैं से ये तो नहीं कहूंगा ना ये तो 30,000 कैसे ले, 30,000 वापस रख ले, ऐसा तो मारेगा पकड़ के, ठीक है। क्या बोलेंगे सर 35,000 रुपए वापस करने हैं, ठीक है। चलो जी, तो एट द रेट हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हमें किस पे रिटर्न करना है सर, सेल्स प्राइस पे। बड़ी डिफॉल्ट चीजें हैं, बट अगर एक बार फिल्टर आउट हो जाए तो बढ़िया है, पॉइंट आउट हो गई तो दिमाग में बैठ गई, और अगर नहीं हुई तो फिर चल रहा है हवा में मामला, चलता तब भी रहेगा, ऐसा नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है, बट हम इस पर टाइम इन्वेस्ट करके सिर्फ ये कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। चलो, तो मैंने कहा 2 AC मेरे पास रिटर्न आ गए, कितने रुपए पे रिटर्न आएगा मेरे को, उनको कितने रिटर्न मैंने बुक करूंगा, कितने का रिटर्न बुक करूंगा, 35 इंटू में 2, हाँ, तो सेल प्राइस दैट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा 35,000, और यानी कि मेरे पास 70,000 रुपए वापस आएंगे। मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरे पास कितने AC पड़े हैं, सर क्या गेम खेल रहे हो, अब ये कैसे पता करेंगे, चल सकता है पता, बहुत इजी है, करो पता करो। मेरे पास, चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं ना कौन सी डेट पे खड़ा हूँ, मुझे पता करना है कि मैं 30 अप्रैल पे 25 पे हाउ मच AC लेफ्ट है। अबे मान जाओ, तुम तो वही इंस्टाग्राम वाले बन रहे हो, नीचे लिखा होता है कि भाई 19 कैसे, ये कौन बोला 19, अबे 20 तो खरीदे थे, 17 बेच दिए तो 3 बचे थे, 4 बचे। बढ़िया, मजा आ रहा है वैसे, बढ़िया क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर निकल के आते हैं। 4 बचे। हाँ जी पुत्र जी, लैग हो गया, हैंग हो गया, दिमाग हैंग हो गया। चलो आ जाओ, आराम से गिन लो ना, आराम से गिन लो निकम्मो, जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी जिंदगी में जल्दबाजी बेकार है। आ जाओ देखो, 20 आए थे, 17 गए, बचे कितने, 3, एक और वापस करा, कितने बचे, 2, और फिर 2 वापस आ गए। चलो ठीक है, मैं तो मना कर ही नहीं रहा था, ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, ऐसे जिन्होंने काउंट करा आराम से काउंट करो ना, क्या दिक्कत है, ये 19 वाला आंसर मत, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हाउ मच एसीज वी हैव लेफ्ट,
इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट होगी, इसकी कॉस्ट जो होगी, अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या ये हमने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखा होगा? कर रखा है क्योंकि 20 एक बार में कर दिया था रिकॉर्ड, तो ये कर रखा होगा और हमें इसको एट द रेट कॉस्ट पर ही लिखे रखना है। इसके ऊपर हम फ्यूचर में कुछ बातें करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ एक प्रोविजन डिस्कस करा था, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, वो इसके ऊपर ही लगता है, ठीक है, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर देखा तो देखा, नहीं बात तो कोई। अब मेरी बात आप लोग सब लोग ध्यान से सुनो। सर जब हम इसको अपने देसी तरीके से पढ़ रहे थे, देसी तरीका कौन सा, मतलब ये प्लस माइनस वाले तरीके से पढ़ रहे थे, मैथ्स के तरीके से पढ़ रहे थे, तब हमारे दिमाग के फिल्टर एक बार को शॉर्ट हो गए, है ना, मतलब हमारा फ्यूज उड़ता हुआ दिखा। तो अब एक बात मुझे आप बताओ कि जब हम अकाउंटेंसी कर रहे होंगे और इन सबको एक ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दे गुड में, तो दिमाग चलेगा, चल सकता है, लेकिन बढ़िया तरीके से नहीं चलेगा। और अगर मैं अभी अगर आपको यहाँ पर बोल दूँ एक चीज़, मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। सर रहने तो हाथ जोड़ देते हैं हम, हाथ जोड़ देते हैं, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं अभी भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। अब लेकिन अब मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका देता हूँ। ऑल्टरनेट तरीका क्या है, आ जाओ देखते हैं। एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहीं पे इसको लिखो। अब एक आसान तरीका देखो, कभी भी जिंदगी में जब तुम ऑर्गेनाइजेशन समझते हो, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पता है क्या होता है? जो ऐसे कुछ लोग होते हैं अपने घर को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो उनको फायदा क्या होता है? जो चीज़ चाहिए 1 मिनट में हाथ मारी और वही हाथ में, और एक होता है मैसी पड़ा हुआ एकदम घर, उसमें कुछ ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल। तो ये भी वही है। अब ये कौन सा है, ये मैसी वाला घर है या ऑर्गेनाइज्ड घर है? ये मैसी हुआ हुआ घर है। सर इतने ऑर्गेनाइज को भी मैसी बोल रहे हो? मैंने कहा इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता था। आ जाओ कैसे, एक काम करते हैं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मेरे दिमाग में एक और अच्छा आइडिया आया। सर हमने ना कहीं 4 ट्रांजेक्शन करी है, एक परचेज हुई, एक सेल हुई, एक परचेज रिटर्न हुआ और एक सेल रिटर्न हुआ। एक काम करते हैं ना, इन चारों को अलग अलग रिकॉर्ड कर देते हैं, सही रहेगा? तो कैसे रहेगा, यहाँ पर एक हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज की ट्रांजेक्शन को परचेज के अकाउंट में, परचेज का अकाउंट बोलते हैं उसको, एक अलग अकाउंट खाता बोल दिया हमने उसको, ठीक है। मैं आपको कुछ भी समझने, मतलब कुछ भी यार रट्टा मारने पे छोड़ूंगा ही नहीं, मैं सब चीज़ें आपको समझने में मजबूर कर दूंगा। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल सकता था कि गुड्स आएगा उसको परचेज याद कर लो, गुड्स जाएगा उसको सेल याद कर लो, गुड्स वापस कर रहे हैं परचेज रिटर्न याद कर लो, गुड्स जाएगा तो सेल रिटर्न याद कर लो, ऐसा बोल सकते थे, ऐसा मैं बोलता भी था। बट मैंने इस बार सोचा कि चलो कुछ नया अप्रोच ट्राई करें, ठीक है, बताना कैसी लगी। सर परचेज करा, दूसरे हमने ट्रांजेक्शन क्या करी थी, सेल करी थी, आ जाओ उसको सेल को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तीसरी हमने क्या करी थी, सर परचेज रिटर्न करी थी, और चौथी कौन सी करी थी, सेल्स रिटर्न करी थी। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेट करना, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कॉस्ट, आपने इसको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना बड़ा इजी था, बट मेरा आपसे असली सवाल पता है क्या है? असली सवाल ये है कि भाई साहब वो कैसे होगा, क्या प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आ जाओ निकाल के देखते हैं। एक सेकेंड, एक डेट भी लिख दूं, क्योंकि डेट भी थी ना हमारे पास। डेट, जिंदा हो, थक तो नहीं गए, मर तो नहीं गए? ठीक है, ठीक, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देते हैं। चलो अब बात ध्यान से सुनते हैं। सर पहली डेट कब थी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या हुआ था, हमने परचेज करी थी, क्या करी थी, परचेज करी थी। कितनी क्वांटिटी परचेज करी थी बताओ जल्दी। सर हमने 20 क्वांटिटी परचेज करी थी, इसको लिख के भी चल लेते हैं ना यहाँ पर, 20 यूनिट एट द रेट ऑफ 30,000, डन। कितना आ गया, 6 लाख रुपए आया था, उसको कौन से अकाउंट में लिखेंगे, परचेज में लिख देते हैं, परचेज में लिख देते हैं। चलो इसके बाद फिर दूसरी ट्रांजेक्शन हुई, दूसरी किस में हुई, डेट क्या थी, 10 अप्रैल थी। क्या करा था, सेल करी थी एट द रेट ऑफ 17 यूनिट सेल करी थी, कितने की, कहाँ परचेज में से माइनस करूं या फिर सेल में जाके लिखूं? सर सेल में जाके लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, सेपरेट लिखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड घर बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो कितना आ गया था इसका, 5,95,000, 5,95,000। चलो इसके बाद और क्या आएगा, फिर हमने क्या हो गया था, एक 15 अप्रैल को हमें एक एसी डिफेक्टिव मिल गया था, और उसको हमने क्या कर दिया था, परचेज
रिटर्न कर दिया था, परचेज रिटर्न कर दिया था। अब समझना कितने की रिटर्न मारी जल्दी बताओ सर, कितनी यूनिट थी? 1 यूनिट थी, और उसको कॉस्ट प्राइस पर ही रिटर्न करेंगे, ये हमें पता है, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कितना था सर? 30,000 का कॉस्ट प्राइस था, और वो परचेज रिटर्न में आप जाके बुक कर दो इसको। हो गया बुक, डन। अब समझना इसके बाद आपके पास दूसरा क्या आया? 20th को हुआ था, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या डेट? हाँ ठीक है, 20 अप्रैल को हुआ। 20 अप्रैल को क्या हुआ था सर? सेल रिटर्न आई थी एट द रेट ऑफ, कितनी यूनिट थी? 2 यूनिट, ठीक है। इसको हमने कॉस्ट प्राइस पे रिटर्न करा था, ये किस पे जाएगा सर? सेल प्राइस पे रिटर्न हो जाएगा। सेल प्राइस पे रिटर्न हुआ सर, सेल प्राइस पे कौन से वाले खाते में डाले जाके इसको? सर सेल रिटर्न वाले खाते में डालना चाहिए। कहाँ है? सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। अभी आदत नहीं होगी तुम लोगों को इतनी ज़्यादा वेटेड तरीके से पढ़ने की, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो मैंने कहा अभी बच्चे हो तो बहुत वैसे तरीके से पढ़ा दिया, ठीक है। चलो सेल रिटर्न कह रहे हो, छोटा बच्चा देख के हमको ना मसला, ऐसा कुछ बोल रहा था है, ठीक है। अच्छा सुनो, तो मैंने कहा 70,000 रुपए का सेल रिटर्न आ गया। चलो चलो चलो, प्रॉफिट निकलने की बारी आ गई है, बस प्रॉफिट निकल जाएगा। बस एक चीज मेरे को बता दो, लास्ट में हमारे पास गुड्स अनसोल्ड कितने रह गए थे? 4 रह गए थे। 4 अनसोल्ड थे, जिनकी कॉस्ट कितनी थी? एट द रेट ऑफ 30,000, ठीक है। मैं चाहता अगर सारे सोल्ड करवा देता ना तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाता प्रॉफिट निकालने का, बट अभी समझना, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी देखो ही मत, ये क्या है हम नहीं जानते सर, ये पता नहीं क्या है, भूल जाओ इसको मत देखो। अब मेरी बात ध्यान से समझना सर, अब बड़ा आसान है इसको देखना कैसे आसान है सर? परचेज हुई 6 लाख की, फिर इसके बाद यहाँ पर सेल हुई, परचेज हुई 6 लाख की, उसके साथ में परचेज रिटर्न कितने की आ गई? 30,000 की। तो एक काम करते हैं ना, हम एक्चुअली देखते हैं हमने परचेज करा कितना, पहले ये निकालेगा, एक्चुअल परचेज निकालते हैं। तो मतलब हम सबसे पहले निकालते हैं परचेज में से, ये एक्स्ट्रा पार्ट करवा रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी तुम्हें नहीं आना चाहिए, बट अभी क्या फर्क पड़ता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज कितने की थी सर? 6 लाख रुपए की थी, इसमें से रिटर्न माइनस कर दो कितने का? 30,000 का। कितना बच गया? 5,70,000 की हमने परचेज करी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गया। कितनी यूनिट का? 19 यूनिट का, 19 यूनिट का, ठीक है। कितनी यूनिट है? 19 यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब समझना सर, कहाँ गया? सेल है 5,95,000 की, बट इतने की सेल हुई है, कम हो गई, कितने से? 70,000 से कम हो गई। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं क्या? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर देते हैं। ये पता है आप कब करोगे? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर करोगे ना, उसके अंदर आपको मैंने ये करवाऊंगा, तब आपको याद भी नहीं रहेगा, या याद रहेगा पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो तब आपको ये काम आने वाली ये चीज़, और इससे आपको ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि हम गुड्स को एक अकाउंट पे रिकॉर्ड भी नहीं कर देते, क्योंकि देख लो हमें प्रॉफिट क्या, और हमारा मेन काम क्या है? यही है। और अगर हम इसी में ही ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे तो अकाउंट्स गए भाड़ में, खत्म हो गए अकाउंट्स, पहले दिन से ही आपकी अकाउंटेंसी कराओ। क्लियर? चलो, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करते हैं एक बारी। कितना आया? 5,95,000 की आपने सेल्स करी थी, इसमें से सेल्स रिटर्न कितना बुक करोगे जल्दी बताओ मुझे? 70,000 रुपए का आप बुक करोगे। कितने का सेल प्राइस बच गया आपका? 5,25,000 का सेल प्राइस बच गया। क्या हमने एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर निकल गया क्या प्रॉफिट? नहीं निकला। मुझे एक चीज पूछनी है, ये जो सेलिंग प्राइस की यूनिट है, सेलिंग प्राइस की जो ये यूनिट है, कितनी यूनिट है? सर हमने बेची थी 17 यूनिट, और उसमें से 2 क्या आ गई थी? रिटर्न आ गई थी। तो कितनी सेलिंग हो रखी है एक्चुअली? 17 में से 2 माइनस करो, कितने बचे? 15। कनेक्टेड रहना, यहाँ भटक गए ना तो फिर भटक जाओगे, और मैं चाहता हूँ ये आप समझो। चलो अब एक बात बताओ, क्या 19 यूनिट के कॉस्ट प्राइस से हम 15 यूनिट का सेलिंग प्राइस कंपेयर करें, अच्छे लगते हैं क्या हम लोग? नहीं सर। तो एक काम करते हैं, हम कॉस्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? सर घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है कितनी यूनिट का? सर जितनी यूनिट बिकती है ना, उतनी ही यूनिट का प्रॉफिट निकलता है।
आप लोगों ने बचपन में भी करा होगा, एक क्वेश्चन वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आता था एक मैथ्स का, मुझे जहाँ तक याद है उसके अंदर ऐसा ही होता था, एक 19 यूनिट का कॉस्ट प्राइस देखा होता है, एक 15 यूनिट का, उसको ऐसे प्रोपोर्शनेट करके निकालते थे, बट यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब बारी आई है इसकी, इसको मिटाते कैसे? कुछ यूनिट अनसोल्ड है, कितनी यूनिट अनसोल्ड है? 4। उसकी कॉस्ट पता है क्या? हाँ सर पता है, कितने की कॉस्ट है? अगर ये समझ में आ गया ना, मजाक नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो बढ़िया उखाड़ा तुमने आज बैठ के, ठीक है, मान जाना, ठीक है। चलो 3 4 जा 12, कितने रुपए की कॉस्ट आ गई? 1,20,000 रुपए की। दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, 19 यूनिट की कॉस्ट थी 5,70,000, उसको डिवाइड कर दूं, 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल लूं, और उसके बाद उसको उसके बाद मैं 15 यूनिट की कॉस्ट निकाल लूं, ऐसे प्रोपोर्शनेट करके भी कर सकता हूं। लेकिन एक बड़ा सिंपल तरीका है ना सर, सेलिंग प्राइस तो 5,25,000 का ही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 यूनिट चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, 19 यूनिट के कॉस्ट प्राइस से 4 यूनिट का कॉस्ट प्राइस जो कि ऊपर पड़ा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट का निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? बस इतना सा भी समझ पा रहे हो तो बहुत है। अब कैसे निकलेगा सर? वो कुछ नहीं है, क्या करा हमने, देखना सर, 5,70,000 था 19 यूनिट का कॉस्ट प्राइस, जिसमें से हमारे पास 4 यूनिट का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी अवेलेबल है 1,20,000। 570 में से एक 20 को माइनस करके बताएगा भाई कितना आ गया, 20 50 और 450, चलो मैं ही करता हूँ, 450 आ गया, 5,25,000 में से माइनस कर दो सर, ये निकल गया प्रॉफिट। कितने का आया? एक नहीं आएगा, 75,000 है ना, 75,000 का मुबारक हो, हम लोगों को हुआ है प्रॉफिट। सर दिमाग हिल गया है ना, हिल तो गया होगा, लेकिन समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये एक मैथ्स का क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। बचपन अगर तुमने कभी मैथ्स के क्वेश्चन करे ही है भाई, 10वीं क्लास तक इतने सारे करते हुए आए हो, है ना, और मैथ्स में तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग भी है दिमाग, तो ये समझ में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। tan cos थीटा तो अलग, ये तो बड़ी आसान वाली मैथ्स है, 10वीं क्लास तक की मैथ्स है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इससे मेरा आपको समझाने का मोटिव क्या था, मैं आपको अपना लास्ट क्रच देता हूँ कि मैं आपको ये बताता हूँ कि हम कभी भी हम अपनी परचेजेज, जब हम गुड्स की परचेजेज होगी तो उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब परचेज हो रहा होगा तो परचेज अकाउंट में जाएगा। अब ये बताने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को, मेरे को लगता है जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट ही होंगे, लेकिन कौन से अकाउंट में होंगे? परचेज अकाउंट में होंगे। गुड्स जा रहे हैं, जाते हुए कैसे जा रहे हैं ये पूछना पड़ेगा। सेल्स हुई तो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स अकाउंट में। लेकिन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? सर गुड्स जाते हैं तो क्रेडिट ही होते हैं, एसेट जा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दोगे, यानी कि परचेज अकाउंट जिंदगी में जब भी बनेगा, या चलो एक मिनट मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझना सर, अगर तो परचेज अकाउंट है, बढ़ रहा है, तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं तो क्या होंगे सर? एसेट बढ़ रहा है, डेबिट ही होगा। हमेशा याद रखना परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, रट्टा भी मार सकते हैं लेकिन अब लॉजिक भी समझ लिया। सेल्स, सर कुछ नहीं है, गुड्स जा ही रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स जाते हैं तो क्या होते हैं सर? क्रेडिट होंगे। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के केस में बताओ जरा, क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, समझ में आया? दूसरा सेल रिटर्न, गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। याद हुआ? डाउट लग रहा है, आगे समझ में आ गया? पक्का पक्का बोल देना, देखो शर्म खाने वाली कोई बात नहीं है, सब अपने ही है, ठीक है, और नहीं भी है तो भी हम अपने ही है। अब समझ के चलना, बस जो डाउट है पूछ के चलो, ठीक है। परचेज, गुड्स आ रहे हैं, डेबिट मारेंगे, क्यों मारेंगे? क्योंकि गुड्स आते हैं, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सेल, गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट हो जाएंगे। परचेज रिटर्न, फिर भी जा रहे हैं, क्रेडिट हो जाएंगे। सेल रिटर्न, आ रहे हैं, डेबिट हो जाएंगे। आपको जाना नहीं देखना है, लेकिन कौन से अकाउंट में करना है, क्या मैं आपको समझा पाया क्या? हाँ सर। सर ये इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अनसोल्ड वाले को? सर ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा होगा, पता है कहाँ पे? परचेज अकाउंट नहीं होगा, रिकॉर्ड करके बनाना पड़ेगा, इसकी एंट्री बनती है, वो बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखते हैं, बाद में यहीं पर ही लेके आऊँगा, इसी पेज पे दोबारा। लिखना है क्या किसी को? ये लिख लेना, बाद में लिख लेना। चलो हम थोड़ा सा आगे और टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ सीख तो ले, एक तो जर्नल एंट्री तो सीख ले, वरना पता चले ऐसा लगेगा क्या कर दिया आज तो कुछ करके ही नहीं आए, है ना। हमारे सर ने तो पहली क्लास में पता नहीं कितनी सारी जर्नल एंट्री करा दी थी, आप तो बस ये जरा सा ये टॉपिक करा के बस छूट गए, है ना। है पहले दिन इतना नहीं कराया था, फिर क्या कराया था उन्होंने? उन्होंने तो सीधी बिजनेस की एंट्री, अब उन्होंने जर्नल एंट्री बनवा दी होगी,
बात, ठीक है। कम से कम तुमने 8-10 स्कूल वाले सर ने 8-10 जर्नल एंट्री तो कराई नहीं होगी मेरे ख्याल, नहीं कराई थे? कौन सी? कितनी कौन सी जर्नल एंट्री कराई होगी तक? बुक वाली 2 क्वेश्चन कराए थे बेटा। क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्री थी? मैं पहले क्वेश्चन में गिन दूं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ है ना? हाँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी तुमने कौन सी एंट्री सीखी? मैं तुम्हें एक भी नहीं सिखाई, ठीक है। बट जब मैं सिखाने पे आऊँगा तो जब मैं सिखाऊंगा तो फिर उसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म होगा, फिर उसके आगे कुछ बात नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, एक छोटी सी एंट्री मैं भी सिखा देता हूँ। चलो मैं सिर्फ 2 एंट्री सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन नहीं कराता। क्वेश्चन तुम खुद करोगे, टेंशन मत लो, और दौड़ दौड़ के क्वेश्चन होंगे। आ जाओ, बात सुनना सर। अब हम लोग वापस रिपीट करते हैं। पहले मैंने आप ये वाली बात प्लीज याद रखना, इसको मत भूलना। हम लोगों ने अभी तक 2 टॉपिक करे, 2 के 3 टॉपिक करे इसलिए। अब मैं पहले टॉपिक पे वापस जा रहा हूँ। हम क्या थे? हम सीख क्या रहे थे? हम कुछ सीख रहे थे। हम लोग सीखने क्या वाले हैं? रिकॉर्डिंग सीखने वाले। रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग किसकी? सर बीटी की। बीटी लिखना सीखेंगे हम। और बीटी के लिए अब इस पार्ट के ऊपर आते हैं कि सर हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है? जल्दी बोलो। क्लासिफिकेशन करना है। पहले बीटी आएगी, बीटी का क्या करना सीखना है? क्लासिफिकेशन। और ये पता है ये आर्ट है। अब कुछ होते हैं बड़े तेज होते हैं, वो फटाफट कर लेते हैं। कुछ होते हैं सोचते रह जाते हैं, तो वो थोड़े टाइम लगता है उनको, ठीक है। ये चीज मैं आपको कभी सिखा नहीं सकता, रटवा नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। रटोगे, एक एंट्री रट लोगे, दूसरी में फिर फंस जाओगे, तीसरी पढ़ोगे फिर फंस जाओगे। लेकिन अगर एक बार तुमने समझ लिया ना इसको, तो फिर तुम दुनिया की कोई भी एंट्री तुम्हारे आगे रख दूं, तुम वो कर लोगे। और यही समझना है, इसके अंदर रटने का कोई पार्ट नहीं, ठीक है। तो प्लीज कोई भी ये प्रॉमिस करो कि कोई भी रटने की कोशिश नहीं करेगा कि यार नहीं यार समझ में रट लेते नहीं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट मत अपनाना यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, वरना पूरा अकाउंट्स का जो बेस है ना वो इसके ऊपर टिका है और वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो मैं आपको योर मतलब अकाउंट्स की सबसे पहली बेसिक एंट्री के साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। कुछ और तो नहीं रह गया मुझे डिस्कस करने वाला? चलो कुछ ऐसा कुछ नहीं रह गया, कुछ होगा तो हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को जा रहे हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या होती है? बिजनेस खोलते हैं भाई, हम स्टार्ट करते हैं, वही होती है पहली ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस क्या होती है? जल्दी बोलो सर। बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस में कैपिटल लगाना। क्या लगाना? बिजनेस में कैपिटल लगाना। तो मैंने बोला सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखो। अच्छा मैं आपको अपना थोड़ा बता देता हूँ इसके अंदर जर्नल एंट्री में कैसे करना है। डोंट थिंक कि मैं आपको क्वेश्चन मतलब करवाऊंगा, ऑब्वियसली करवाऊंगा, क्वेश्चन तो करवानी ही पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं आपके साथ टॉपिक का फोकस ज़्यादा होगा और क्वेश्चंस आपको मेरे साथ मैं 2-3 करवाऊंगा, लेकिन आपको घर से ज़्यादा करके आने पड़ेंगे, ठीक है। पर हाँ मोस्ट आपके बुक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसको एग्जाम्पल बना के मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ मेरे साथ आप बस ये प्रॉमिस रखना कि जो पढ़ के जा रहे हो उसको रिवाइज करना है। पहले फॉर्मेट ऐसी रहेगा घर पर रिवाइज करने का, पढ़ना नोट से, उसके बाद फिर क्वेश्चन करने लगना जो मैंने दिए होंगे। 100% वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने या तो टॉपिक रिवाइज नहीं करा और डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठ गए, नहीं होंगे, 100% नहीं होने वाले। आप कहोगे समझ नहीं आया, तो इसलिए पहले टॉपिक रिवाइज, उसके बाद क्वेश्चन। डन। चलो तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन मेरे पास चल के आ रही है वो है स्टार्टेड बिजनेस। हम इसको स्टार्टेड बिजनेस भी बोल सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने भी कभी बिजनेस स्टार्ट करा था, ठीक है। तो जब मैंने काम स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली फ्री में नहीं होता है, हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है। याद है क्या वो अपना एक पहला दिन जब हमने बात करी थी कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ये लो, ये बिजनेस था हमारा CPC। चलो ये काम स्टार्ट करा हम लोगों ने। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ समझना। ये मैं था प्रोपरेटर, डन। अब मैंने क्या करा, मेरे को एक काम स्टार्ट करना तो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ा होगा, कुछ पैसे लगाने पड़े होंगे। कुछ ऐसा सोचा होगा क्योंकि हाँ पैसे लगाता हूँ, हाँ ऐसे ही सोचा और एक अलग अकाउंट भी खुलवाया, चलो अकाउंट नहीं बोलते, मैंने ना यहाँ पर एक काउंटर बना दिया था। चलो दुकान ली थी, वहाँ पे एक काउंटर बनाया, काउंटर में जाके सबसे पहले मैंने आगे इसके फंड अलग करके रख दिए। क्या करा मैंने, इसके फंड अलग करके रख दिए। ये रहा इसका काउंटर, और इसके अंदर मैंने डिपॉजिट कर दिए कितने, लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, समझना मेरा।
क्या मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर लाके क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। मैं बता रहा हूँ आपको एंट्री सोचनी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझनी पड़ेगी, ठीक है। डिपॉजिट कर दिए यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पे पड़े हैं, कहाँ पर, ये कैश पड़ा है, डन। सर 1 लाख रुपए मैंने आपने बिजनेस के अंदर रखे, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बट ये अब आप मुझे बताओगे, अब यहीं से वो कला स्टार्ट होती है, क्या बीटी आ गई, क्या बीटी आ गई, हाँ सर बीटी आ गई, क्योंकि पैसा आ रहा है, बिजनेस के पास पैसा आता हुआ दिख रहा है, कैश इनफ्लो हो गया, मेड या प्रोबेबल, मेड, सर आ गया पैसा, ठीक है। तो जैसे ही पैसा आएगा बीटी आएगी, अब बीटी आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप बोलो सर, वो क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन। तो बीटी तो आ गई, अब क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन में क्या था, 2 चीजें मैंने आप लोगों को बोली थी, 2 चीजें होने वाली है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, बुरा से ज्यादा गुस्से वाला ज्यादा लग रहा है ना। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये अच्छा बुरा हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था सर, ऑलवेज बिजनेस, ठीक है, हम इसकी साइड से बात करेंगे। सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे अच्छा क्या हो रहा है और बुरा हो रहा है। आप सीपीसी बन जाओ, मतलब सीपीसी कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है, आप हो, ठीक है, ऐसा मान के चलो। अगर आप हो तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा, मजा आ गया यार, जेब में अभी देखो मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए डालता हूँ, भले मैं तुमसे कल वापस ले लूँ, फिर भी तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना, हाँ सर तो अच्छा लगा। तो मैंने कहा जो हमारे पास वो कैश आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, कैश बोलेंगे, जो कैश आया ना 1 लाख रुपए का, आहा मजा आ गया। इसके बाद लेकिन मन ही मन एक टेंशन भी है, अपना है या किसी और का है, किसी और का, सर ओनर हो कोई हो, अपना कोई सगा नहीं है, ठीक है, वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये बिजनेस के ऊपर लगती है, ठीक है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना सर, मैंने कहा 1 लाख रुपए का कैश आया, लेकिन ये अपना नहीं है, ये किसका है, हम तो इसको प्रोपराइटर को पता क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर बोले तो पी बोले तो प्रोपराइटर, और बोले तो पापा जी, कौन है ये हमारे पापा जी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हुआ क्या, पैसा आया, लेकिन कल को एक सिरदर्दी भी आ गई, आज की या कल की है, लेकिन है तो सिरदर्दी ना, और हम तो बोलते हैं, प्रूडेंस बोलता था, क्या बोलता था, आने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड करो, चलो कोई बात नहीं, उसको नहीं रिलेट करते। बुरा क्या लग रहा है कि ये कल को वापस करने पड़ेंगे, तो हम इसको कल को वापस करने को इसको लायबिलिटी बोलेंगे, और लायबिलिटी किस नाम से बुक होगी आपकी सर, कैपिटल के नाम से। किस नाम से, जल्दी बोलो, बस मैं आपको नाम बताता हुआ चलूंगा सर। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, नोट करके, चाहे ओनर पैसा दे या गुड्स दे या फिर कोई एसेट दे, आएगा तो अच्छा लगेगा, वो एसेट साइड पार्ट बन जाएगा आपका, लेकिन साथ में कैपिटल के अंदर वो सारा अमाउंट क्या कर देंगे हम, एक्यूमुलेट कर देंगे। मैं अगले एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, पहले ये समझना, कैपिटल आ गई, कैश आ गया, और साथ में कैपिटल आ गई। कैपिटल भी कितने की रिकॉर्ड करके देंगे सर, कल को वापस करने तो वापस भी तो 1 लाख ही करने पड़ेंगे, आज 1 लाख आया तो कल को वापस भी कितने करने हैं, 1 लाख ही करने। अब पहला स्टेप था बीटी आ गई, उसके बाद दूसरा स्टेप हुआ क्लासिफिकेशन करा, क्लासिफिकेशन करके हम लोगों ने क्या करना है, जल्दी बोलो सर, क्लासिफिकेशन करके हम लोगों ने अब एसेट है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इन चारों में से हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, एसेट है, लायबिलिटी, इनकम है या एक्सपेंस है। तो आप बताओ मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे, यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज इट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, जल्दी बोलो। कैश है सर, रोकड़ा, ये तो एसेट होता है, ये लो जी एसेट है, एसेट का रूल। अच्छा एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, पैसा है आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बढ़ता है तो क्या होता है, जल्दी बोलो सर, डेबिट होता है। ओहो, अब तो समझ में आ गया कि कैश अकाउंट डेबिट करना है। अब डेबिट करना मैंने आपको लिख के सिखाया था, डेबिट इज फॉर डोमिनेटिंग पोजीशन, और डोमिनेटिंग पोजीशन डी बोले तो ऊपर, तो एसेट अकाउंट डेबिट। साथ में दूसरे अकाउंट को भी तो देखो ना, ये गुस्सा बना के पड़ा है, ये रो रहा है, इसकी थोड़ी आंसू भी निकाल देता है, गुस्से करते करते रोता है, चलो ठीक है। अब कैपिटल है सर, कैपिटल क्या करेंगे सर, कैपिटल भी बढ़ रही है, लेकिन पहले ये बताओ एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, जल्दी बोलो सर, लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी, क्योंकि कल को वापस करना, ऑब्लिगेशन टू पे है, लायबिलिटी है सर, तो इसके ऊपर यहाँ टिक लगाते हैं लायबिलिटी। अब बताओ लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है सर, यानी कि देख लो वो रूल याद करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बन गया, एंट्री बन गई। एसेट अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये टू क्यों बोला, वो जो टू लिखा था यहाँ पर। अच्छा, इसको फिर भी लिख के देखेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मेट को मैं तो कॉपी कर लेता हूँ। चलो, अब मैं आपको एक जर्नल एंट्री लिख के दिखा देता हूँ। बहुत आराम से चलूंगा भाई, मैं कुछ भी भगाने नहीं वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इतना, मेरे को ये चाहिए जो बोलूँ वो करके आना है, इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, ओके। अब बताओगे मुझे एंट्री कैसे लिखेंगे, हम इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे, हमने सब डिसाइड कर लिया ऑलरेडी। तो कैश अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम सर कैश अकाउंट आगे लिखे हुए डेबिट टू, सर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल लिख देंगे। इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, सही है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है तो छोटा सा। अब अमाउंट सर डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के सामने, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के सामने कैसे, सर कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ था, सर डेबिट में कितना अमाउंट जाएगा, 1 लाख रुपए। और कैपिटल में भी कितना, अच्छा कैपिटल के साथ भी तो अकाउंट लगाओ सर, वो तो लगाया नहीं आपने, है ना। चलो, उसके साथ फिर यहाँ पर एक कैपिटल के आगे कितना अमाउंट चला जाएगा, ये डेबिट में लिखो क्रेडिट में लिखो, सर क्रेडिट में लिखूंगा। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, नई नई चीजें पता नहीं क्या होगा। ठीक है, बट ईजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इतनी बात समझ में हो गया। सर डेट भी थी क्या कुछ, चलो मैं डेट भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा, मान के चलो मैंने 1 अप्रैल 2026 में ये बिजनेस स्टार्ट करा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1/4/26। सही है क्या, आसान है क्या, कुछ भी था इसके अंदर। अच्छा, एक एग्जांपल छोटा सा और डिस्कस करूंगा और 1 मिनट में आपकी क्लास ओवर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं होगा, आप एक काम करना, बस इस क्लास को जो मैंने दी है, ठीक है, मैं सोचा था होमवर्क मिलेगा लेकिन हो नहीं पाया, आगे फिर बहुत सारी चीज़ें समझानी है, बट इस एग्जाम्पल को आप सबको रिवाइज करके आओगे। ठीक है, बस अच्छे से। अब एग्जाम्पल नंबर 2 बना देता हूँ, बस समझना। मैंने बिजनेस तो स्टार्ट करा, जो मैंने आपको बोला था कि अब ओनर है, ओनर सिर्फ पैसा ही थोड़ी लगाता होगा। अब आप मान के चलो सर, ये आपने सीपीसी बनाया, पता क्या हुआ, मैं तो अपने घर की चीज़ें उठा लाया, ठीक है, मेरे पे तो घर पे काउंटर पड़ा था, चेयर पड़ी थी, मैं तो घर से उठा लाया। एक काउंटर था, कैसे बनाऊँ, चलो लग रहा है ना थोड़ा सा काउंटर, ठीक है, देख लेना। तो काउंटर था, मैं लिख देता हूँ उसको काउंटर। फिर एक यहाँ पे ऐसी ऐसी एक चेयर ले आया, चेयर अच्छी बन गई, चलो ठीक है, ये चेयर ले आया मैं, ठीक है। फिर एक मेरे घर पे बोर्ड भी लगा हुआ था, मैं बोर्ड भी घर से ही उठा लाया था, ऐसे क्लासरूम के अंदर मैंने एक बोर्ड लगाया, ठीक है। और साथ में इस काउंटर के अंदर रखने के लिए मैं लाया 50,000 रुपये का कैश। समझते हैं एक बारी क्या क्या लेके आए हम लोग, एक काउंटर, एक चेयर, एक बोर्ड और साथ में 50,000 कैश। अच्छी चीजें, जो आ रहा होगा वो अच्छा लग रहा होगा, क्या मजा आ रहा है, बिजनेस में मजा आ रहा है, चीजें आ रही है, क्या क्या है, 4 चीजें आई। तो डेबिट में एक चीज आएगी, 4 चीजें आएंगी, 4 चीजें आएंगी। आ जाओ इसको वो करते हैं। अच्छा, ऊपर पेज खत्म हो गया, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब साथ में इनकी कुछ वैल्यूएशन दी थी और कुछ पैसे रहे होंगे। ये टेबल पता है ये थी, मैंने मान लिया चलो ये 2,500 की टेबल रहेगी। काउंटर के आगे लिखता हूँ, काउंटर जो था वो 2,500 का था। कैश की वैल्यू तो आपके सामने ही है, 50,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। चेयर थी वो मान लो 2,000 की वो चेयर थी। बोर्ड था 900 रुपये का बोर्ड था, ठीक है। ऐसे ही होता हुआ है बिजनेस में भी, अकाउंटिंग ऐसे ही। मैं आपको प्रैक्टिकल करा दूंगा, बात ही खत्म। 2 मिनट बस, 2 मिनट। चलो, बोर्ड आ गया, चेयर आ गया, काउंटर आ गया, कैश आ गया। मुझे बताओगे मैंने कितना पैसा, मतलब कितना टोटल में मैंने कैपिटल कितना लगाया बिजनेस के अंदर? टोटल कैपिटल हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेगा। टोटल कैपिटल कितनी लगाई हम लोगों ने? सर आपने ना एक तो 50,000 का वो कैश लगाया,
2500 की टेबल लाए, वो भी तो कैपिटल में काउंट होगी क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर है। साथ में 2000 की वो चेयर लगाई, वो भी आएगी, और साथ में जो 900 रुपए का बोर्ड लगाया वो भी आएगा। तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई? 4 9 5 14 54, तो 55,400, यही है क्या? 55,400 रुपीज की आपने टोटल कैपिटल लगा दी होगी। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे बीटी आ गई क्या? हाँ सर बीटी तो आ गई। अब बीटी की क्लासिफिकेशन दो पार्ट, अच्छा या बुरा। अब मैं यहाँ अच्छे को लिखूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव को बुरे को लिख दूंगा नेगेटिव, ठीक है? बार बार स्माइली बनाते हुए अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कोई कहेगा, पता नहीं क्या करना है, ठीक है? चलो इसके बाद अगली चीज देखते हैं। सर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव के अंदर क्या क्या आ रहा है? सर वो चीजें आ रही है ना हमारे पास, कौन सी जल्दी बताओ सर। चेयर, अच्छा ये चेयर वेयर काउंटर को, चेयर काउंटर बोर्ड, ये सब क्या है? ये फर्नीचर का पार्ट बनाते हैं इसको, ठीक है? तो इसको हम फर्नीचर का पार्ट बना देते हैं। सर अलग अलग लिखेंगे कि हमारे अकाउंट के अंदर ये ऐसे इनफॉर्मल काउंटर चेयर, ऐसा प्रतीत होता है कोई गधा अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ा फॉर्मल नेम, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारे पास कितने रुपए के आए जल्दी बताओ भाई? 50,000 कैश बोलो, 2,500, 2,000 और 900, तो 5,400। डन है क्या? इजी। अब सर फर्नीचर आ गया हमारे पास 5400 रुपए का, साथ में क्या आया था? सर कैश के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सर वो तो कैश अकाउंट यूज करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, ठीक है? तो कितना है सर? 50,000, ओके। और साथ में यहां पर क्या आई थी सर? यहां तो बस आई थी एक कैपिटल, और कैपिटल को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? वो टोटल कैपिटल हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी 55,400 की, टोटल तो मैच हो गया भाई साहब दोनों साइड, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो जी। तो अब आप मुझे बताओ, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब मुझे बताना, अब दूसरा क्या था? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, दोनों ही एसेट है ना? और ये क्या है? लायबिलिटी है। एसेट बढ़ रहे हैं, क्या होंगे जल्दी बोलो सर? डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या होगी? क्रेडिट। लेकिन डेबिट में होने वाले आइटम कितने हैं? एक या दो? दो है, मतलब फर्नीचर एंड फिक्शन के अंदर जो क्लब और कैश, ठीक है? तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? इसकी एंट्री कैसे करेंगे सर? कुछ फेर बदल करने पड़ेंगे यहाँ पर। बताओ दो चीजें कौन सी आ गई? एक तो आ गया फर्नीचर और फिक्सचर्स, तो उसको डेबिट करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया, तो डेबिट कर देते हैं ना भाई। लो एफ एंड एफ लिख दूं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स डेबिट हो गया। साथ में दूसरा क्या आया सर? कैश आया, कैश को डेबिट मार दिया। और क्रेडिट में कौन आ जाएगा सर? कैपिटल आ जाएगी। सर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने का आया? 5400 का। कहाँ लिखूं? डेबिट में लिखना है तो डेबिट वाले कॉलम में चले जाओगे, 5400, और कैश आया था आपका 50,000। इजी है क्या? इजी है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा भाई? कैपिटल में कितना लिख दूं सर? 55,400 आएगा, क्रेडिट में लिख देंगे, कोई डाउट? अच्छा एक चीज बड़ी मैं अभी बातों में भूल गया, ठीक है? जो फॉर्मेट है ना उसके अंदर एक चीज और ऐड करना, यहाँ पे इस जर्नल एंट्री को हम इंग्लिश में भी लिख के आते हैं। मतलब आपने ये तो अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में लिख दिया, अब थोड़ी इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि हाँ भाई जिस बंदे को नहीं समझ में आ रहा तो बेटा थोड़ा सा नीचे से भी पढ़ ले, ठीक है? और वो क्या है जिसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेट कर दिया हमने इस एंट्री को कि करा क्या है। जैसे आप एक बात बताओ, ये एंट्री पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या एंट्री पढ़ के? क्या आ रहा है कोई बता सकता है? मशीनरी खरीदी है तो आप लिख दो बिंग मशीनरी परचेस्ड। सही है क्या? इजी। दूसरी एंट्री ये वाली पढ़ के क्या समझ में आया था सर? कैपिटल लगाई थी, है ना? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस भी बोल सकते हो या फिर बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। मैं लिखूंगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया। और भी लिख देता हूं बीइंग कैपिटल
इन्वेस्टेड। डन है क्या? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, इसके अंदर भी क्या नरेशन आएगी? सेम नरेशन आएगी। बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड, बात खत्म। इतना लिखना आपके लिए एनफ रहेगा। ये लो भाई, मौज लो। इतना आप आज रिवाइज करके आओगे, ठीक है? मतलब आज रिवाइज, आज ही सोने से पहले रिवाइज इसको कर लेना एक बार। आपको कितने पेज है हमारे? मुश्किल से 8 पेज है। 8 पेज रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा आपको? मुश्किल से हार्डली 10 मिनट लगेगा, ठीक है? 10 मिनट करके एक बार नजर मार के और उसके मस्त से जाना, ठीक है? चलो, और अगर फिर भी कुछ